नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित केस पे, जिस पे अभी कुछ घंटों पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। और उस निर्णय के तहत अरविंद केजरीवाल जो सीएम हैं दिल्ली के, उनको जमानत मिल गई। मैं जानता हूं कि इस आदेश पे, इस निर्णय पे पूरे देश में एक बहस छिड़ेगी और बहस ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक आधार पे जमानत मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ कि क्या इसके द्वारा एक अच्छा उदाहरण पेश हो रहा है या गलत उदाहरण पेश हो रहा है। लेकिन इसको जानने और समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि वास्तव में जो पूरा केस है, दिल्ली लीकर केस, यह केस क्या है और अरविंद केजरीवाल की इसमें एंट्री कैसे होती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, करीब 1.5 साल पहले, अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में क्या हुआ कि एलजी जो दिल्ली के हैं, उनके आदेश पे सीबीआई जांच शुरू हुई और यह पाया गया कि दिल्ली सरकार ने जो लीकर पॉलिसी 21-22 बनाई है, उसमें घनघोर अनियमितताएं हैं। कुछ रूल्स को वायलेट किया गया है और कुछ ऐसे काम किए गए हैं जिससे लगता है कि उनका इंटेंशन सही नहीं था। उदाहरण के लिए, जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी शराब नीति थी, उसमें 60% दुकानें जो होती थी वे सरकार के पास होती थी और 40% प्राइवेट ठेकेदारों के पास होती थी। जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि 100% जो दुकान होगी वह प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। दूसरी चीज़ कि जो L1 यानी कि लाइसेंस के लिए जो फ़ी जमा होती थी, वह होती थी पहले 25 लाख रुपए और अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया 5 करोड़ रुपए। इससे जो इसका जो असर हुआ, जो फ़ायदा नुकसान हुआ ठेकेदारों के ऊपर, वह यह हुआ कि पहले 25 लाख थी तो छोटे मोटे जो ठेकेदार थे वे ले लेते थे ठेका, लेकिन 5 करोड़ हर आदमी दे नहीं सकता। तो इससे छोटे ठेकेदार, शराब के छोटे ठेकेदार, वो तो ख़त्म हो गए और बड़े बड़े शराब माफिया इसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे भू माफिया होते हैं, वैसे ही शराब माफिया भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि ईडी ने ये कहा कि इसमें साउथ लॉबी का नाम वो लेती है कि दक्षिण के जो शराब माफिया हैं, उनको अनड्यू एडवांटेज देने के लिए क्या किया गया कि इसमें पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और मिडिलमैन मिल करके एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है जिसमें अनड्यू एडवांटेज देने और लेने की बात होती है। उदाहरण के लिए, पहले जो प्रॉफिट दिया जाता था होल सेलर को, वह 5% था। इस न्यू लीकर पॉलिसी में उसको बढ़ाकर कर दिया होल सेल के लिए कितना, 12%। और रिटेलर का जो आमदनी थी वो तो 185% उसमें इंक्रीज हो गया। ईडी का ये कहना था कि ये जो 5% से बढ़ा करके 12% किया गया, इसमें से 6% एक प्रकार से वह मनी थी जिसको ब्राइब के रूप में लिया गया। और इसका उसने ये कहा, ये दावा किया कि 100 करोड़ रुपए लिए गए जो साउथ लॉबी है उससे, और उसका यूज किया गया 22 में जो गोवा इलेक्शन हुआ, उसमें 45 करोड़ रुपया यूज किया गया। और आपको जानकारी होगी कि एक कैंडिडेट पकड़ा भी गया था, उसने एक्सेप्ट भी किया कि हमको नगद में पैसा दिया गया। तो इन आधारों पे ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी पर भी केस बनता है। और आप जानते हैं कि 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि, ध्यान रखिए, बड़ी टेक्निकल बात है। अरविंद केजरीवाल ने जो आज उनको जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल ने कभी जमानत की मांग नहीं की। उनके वकीलों का और उनका पक्ष ये था कि ये जो पूरी गिरफ्तारी है, यह गिरफ्तारी ही अवैध है, और जब गिरफ्तारी अवैध है तो जाहिर सी बात है वो खारिज हो जाती है, तो जमानत का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन
उनके न मांगने के बावजूद 7 मई को यह क्लियर हो गया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट लीनिएंट है और वह जमानत देने जा रहा है, क्योंकि उसने जो चीज़ें कही थी अपनी तरफ से कि भाई बाकी केस की जो मेरिट है उसको बाद में हम देखेंगे, अभी हम अंतरिम जमानत पे विचार कर सकते हैं, चाहे कल चाहे 2 दिन बाद। और आज 10 तारीख को उसने अंतरिम जमानत दे दी। ईडी ने पूरी कोशिश की और इसमें सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोनों आए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपना पक्ष दिया। और इस पक्ष के या इस तर्क के 3 मुख्य आधार हैं। पहली चीज़ जो ईडी की तरफ से रखी गई वह यह कि यह एक ऐसा उदाहरण होगा, यदि हम अरविंद केजरीवाल को स्पेशल कंसेशन देते हैं तो यह रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो इस्टेब्लिश नियम है, जो संविधान में भी है आर्टिकल 14 में, वह उसका उल्लंघन होगा। तो केवल इसलिए कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन हैं या सीएम हैं, उनको स्पेशल कंसेशन नहीं दिया जाना चाहिए। इसी में उसने कहा कि इसके पहले भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन को इस आधार पे जमानत दी जाए कि इलेक्शन है और उसको इलेक्शन में प्रचार करना है। दूसरी बात जो इसने कहा कि यदि हम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हैं तो यह एक्चुअली एक प्रकार से भारत में एक देश में 2 प्रकार के क्लासेस क्रिएट करने के बराबर है। एक क्लास ऑर्डिनरी लोगों का हो जाएगा जिनको किसी भी हालत में जमानत मिलती नहीं है। यह तो ऐसा देश है जहां 10-10, 20-20 साल आप विचाराधीन कैदी के रूप में हो जाते हैं। तो एक ऑर्डिनरी क्लास हो जाएगा जिस पे रूल ऑफ लॉ, उसको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, जो भी कहा जाए फॉलो करना है। और दूसरा पॉलिटिशियन की क्लास हो जाएगी जिनको उनकी इच्छा अनुसार विशेष ओकेजन पे छोड़ा जा सकता है। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात ईडी ने उठाई वह यह था कि राइट टू कैंपेन, यानी चुनाव में प्रचार करना, यह न तो हमारा मौलिक अधिकार है, न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। तो इस मांग को एक्सेप्ट करना सही नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि इवन वोट करना भी, राइट टू वोट भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। हमें पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, कोई सोसाइटी बनाने का अधिकार है, लेकिन प्रचार करना हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इन 3 आधारों पे सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने विरोध किया अरविंद केजरीवाल के जमानत का। लेकिन अब आइए कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या तर्क दिया। उन्होंने तर्क ये दिया कि ये सही है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वे देश छोड़कर तो भाग नहीं रहे हैं। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, भाई ईडी से उसने पूछा कि 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे, आप पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके टीम की तरफ से यही रखा गया था, टाइमिंग गलत है और यह डिलिबरेटली किया गया कि हमको इलेक्शन कैंपेन से हटाया जा सके, रोका जा सके। लेकिन इसके खिलाफ ईडी ने यह तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कि जैसे उसने उदाहरण दिया कि पिछले साल या पिछले 1 साल में 123 इलेक्शन हुए और यदि इलेक्शन को जमानत का आधार बना लिया जाए तब तो किसी भी पॉलिटिशियन को हम जेल में रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा कभी पंचायत का, और दिल्ली में तो जेएनयू और डीयू के इलेक्शन भी में जो छात्र संघ होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी अपनी जीत के रूप में लेती है। तो फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट इलेक्शन होते रहते हैं, कभी न कभी, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, और हर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि वह देश के किसी भी राज्य में जाकर के चुनाव लड़ सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच थी, उसने
अंतरिम जमानत स्वीकार कर लिया, जिसका ये मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अब 1 तारीख तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों, इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये अपना विवेकाधिकार है कि वो किसको जमानत देती है, किसको जमानत नहीं देती है। और मैं भी इस पे अपना कोई विचार नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 2 उदाहरण दे करके इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही 4.5 करोड़ मामले जो हैं पेंडिंग हैं। पहली चीज़, वे आम लोग और वे साधारण लोग जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वे कब तक जेल में रहेंगे। इवन उन पर चार्जशीट भी नहीं दायर होती है और बेचारे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष जेल में रहते हैं। आपको एक उदाहरण याद होगा, यूपी का था शायद ललितपुर, विष्णु तिवारी करके एक व्यक्ति था जो 20 साल बाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम पे जो आरोप लगाए गए थे वे बिल्कुल झूठे थे। तो उसके 20 साल का क्या हुआ? वहाँ उसकी लाइफ के 20 साल चले गए और किसी भी व्यक्ति ने, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई लीगल फ्रेटर्निटी से लोग हैं, उन्होंने उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी का केस है जो लगभग 17 साल चला। 1997 में वे जेल गए और फिर 13 में पता चला, 2013 में, कि नहीं, उन्होंने क्राइम किया है। तो 17 साल बाद ये पता चलता है कि वास्तव में वह व्यक्ति जो पहले सीएम के रूप में, रेलवे मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में कानून बना रहा है, वह एक्चुअली एक अपराधी है। लेकिन वहाँ भी कोई बात नहीं हुई। अब तो लालू प्रसाद यादव बाकायदा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कि केवल यदि पॉलिटिशियन को लेकर के चला जाए तो आज भी करीब 4,700 यानी मोटे मोटे 5,000 पॉलिटिशियन किसी न किसी मामले में जेल के अंदर बंद है। इवन आप जो सीएम हैं, पूर्व सीएम कहिए झारखंड के, वे भी जेल में हैं। इवन मनीष सिसोदिया जेल में, और संजय सिंह को जो जमानत मिली वह ईडी के कंसेंट से मिली। ईडी ने संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया। तो इन लोगों की गलतियां क्या है? और कल ये लोग क्यों ना ये दावा करें कि हमको भी छोड़ा जाए, हमें भी इलेक्शन में प्रचार प्रसार करना है अपनी पार्टी के लिए या उनका कोई भाई बंधु खड़ा हो उसके लिए, क्योंकि चुनाव तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी है लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई पॉलिटिशियन जेल में है, वह चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिससे जुड़ा हुआ है वह कहीं ना कहीं चुनाव में लड़ रही है, तो उसको भी जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अंत में इस पे, क्योंकि अभी यह ओरल आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखित में अभी आदेश नहीं दिया, अभी थोड़ी देर में उसका लिखित आदेश आएगा। लेकिन उम्मीद है कि उस आदेश में कम से कम ये जरूर होगा कि सीएम के रूप में ये कोई काम नहीं करेंगे, कोई फाइल पे साइन नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को जैसा विश्वास है और जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, ये देश छोड़कर भागने नहीं जा रहे हैं, तो ये चीज़ तो होगी, ये शर्तें रखी जाएगी। हो सकता है कि संजय सिंह की तरह स्वयं के केस पर न बोलने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत ढेर सारी घटनाएं ऐसी हैं जहां बड़े बड़े क्रिमिनल देश छोड़कर भाग जाते हैं। उदाहरण के लिए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड वाला जो केस था, वॉरेन एंडरसन गिरफ्तार हुए थे लेकिन उसके बावजूद वो चले गए। आप फाइनेंस के क्षेत्र में देखिए, विजय माल्या से लेकर के और मेहुल चौकसी तक सब भाग जाते हैं। अभी आपने देखा कि प्रज्वल साहब जर्मनी चले गए। तो कौन भाग सकता है, कौन नहीं भाग सकता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक आम आदमी शायद केस को प्रभावित न कर पाए, लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति जिसके पास पावर है, ऑफिस में जाए या न जाए, वह केस को प्रभावित कर सकता है। तो इन प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। नमस्कार।